So now we are going to do first Gulf War and the second Gulf War. We have done the Iran-Iraq war. तो first Gulf War जो था उसका एक direct impact था. Okay, what was the impact? Because Iran-Iraq war जो था उसके वजह से इराक में बहुत ज्यादा हैवी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ गई थी और सिग्निफिकेंट दे हैड इनकर्ड वॉर डेट्स. ये समझो ना, 9 साल तक अगर आप फाइट करते रहो, 9 years दे फॉट अ ब्लडी बैटल, तो उसके वजह से क्या होगा? दे इनकर्ड, ओके, दे इनकर्ड अ लॉट ऑफ वॉर डेट्स जो उन्होंने दूसरे कंट्री से लिए हैं. ठीक है. देन ऑयल पॉलिटिक्स वाज देयर. कुवैत जो था, कुवैत वाज एन आर्टिफिशियल स्टेट. हमेशा से कुवैत एक आर्टिफिशियल स्टेट रहा है. और कौन से अग्रीमेंट के अंदर बना था? कैन एनीवन टेल मी अग्रीमेंट मेड दिस दिस होल स्टेट? याद है आप लोगों को? एनीवन जल्दी से बताओ, ये वाला अग्रीमेंट याद है? साइक्स पीको अग्रीमेंट याद आया? फ्रेंच ब्रिटिश प्लान नहीं बताया था, सुबह दोस्त बताया था. ठीक है. सो कुवैत जो था, वो आपने देखा है एयरलिफ्ट अक्षय कुमार वाला, ही इज वर्किंग विद द शेख्स इन कुवैत, राइट? तो कुवैत जो है वो बेसिकली, उसको क्या सद्दाम ने बोला था कि आप जो ऑयल का ड्रिलिंग कर रहे हो, so, ऐसे देखो, दिस इज इराक, सपोज दिस इज इराक, कुवैत यहाँ छोटा सा सदर्न स्टेट है. तो हमेशा ये सद्दाम का कहना था कि भाई कुवैत हमारा पार्ट है. कुवैत जो है वो हमेशा से हमारा पार्ट रहा है. साइक्स पीको अग्रीमेंट और ये जो बाकी के ब्रिटिश इंजीनियरिंग के वजह से, सोशल इंजीनियरिंग के वजह से कुवैत को एज अ प्रॉमिस दिया गया था. कुवैत को एज अ प्रॉमिस दिया गया था टू अ शेख हु वाज लॉयल टू द ब्रिटिश कॉज. एक नया स्टेट बना के उन्होंने कुवैत को डाल दिया एज, और कुवैत को इराक हमेशा अपना प्रोविंस मानता था. दूसरी चीज क्या थी, यहां पर अगर आप देखोगे इस एरिया में बॉर्डर पे जहां पर मैंने ब्लैक से मार्क किया है, वहां पर कुवैत को बोलता था दैट सपोज दिस इज योर ऑयल ऑयल, ये ऑयल ड्रिल है, ऑयल ड्रिल है. तो कुवैत को क्या एक्यूजेशन था सद्दाम का? दैट कुवैत नीचे से स्लैंट ड्रिलिंग कर रहा है. ओके, इट इज डूइंग स्लैंट ड्रिलिंग और मेरा तेल चोरी कर रहा है. जो मेरा राइटफुल तेल है जो मैं ऐसे निकाल रहा हूं ऊपर नीचे, वो कुवैत क्या कर रहा है? अपने बॉर्डर से नीचे से जाके और मेरा तेल उड़ा ले जा रहा है. सपोज दिस इज योर ऑयल, तो इराक ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर ऊपर नीचे कर रहा है, वेयर कुवैतीज ऐसे करके और स्कूप करके मेरा तेल ले जा रहे हैं. सो दिस वाज द एक्यूजेशन व्हिच वाज नॉट फाउंड टू बी ट्रू एक्चुअली, व्हिच वाज नॉट फाउंड लेटर टू बी ट्रू. बट अमेरिकन कितना सच बोलते हैं वो हमें भी पता है. सो इराक जो था, ओके, इराक जो था उसने क्या किया? इन्वेड कर दिया कुवैत को ऑन अगस्त 2 दी 1990. ओके, उसमें 3 रीजंस थे मैंने बताया. कुवैत को कैप्चर करके अपना जो वॉर बॉन्ड्स वगैरह है उसको पे ऑफ करना, ऑयल पॉलिटिक्स, ओके, दैट वाज आल्सो दिस एक्यूजेशन की स्लैंट ड्रिलिंग करके तुम मेरा तेल नीचे से ले जा रहा हो. देन टेरिटोरियल क्लेम. तो 19th प्रोविंस, it wanted to make Iraq, I think the 19th province, I'm not very sure about this number, but I think it was 19th province. Okay, this Kuwait became the 19th province of Iraq when Iraq captured. Then Iraq invaded Kuwait. उसके साथ आया यूएन कंडेमनेशन. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 660, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखना है आपको अगर इराकी वॉर पे आया तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. देखो मैं यहाँ पर ज्यादा बता दे रहा हूँ, 40-50 मिनट की क्लास हो जाती है, लेकिन जो नोट्स हैं वेरी कंसाइज और उसमें जो भी लिखा हुआ वो इंपॉर्टेंट है, उसको फैक्चुअली याद करना इंपॉर्टेंट है. तो ये रेजोल्यूशन 660 ये लिखोगे. ओके, हाँ, दिस वाज द फर्स्ट टाइम यूएस इंटरवेंशन हैपेंड ना. अफगानिस्तान में यूएस इंटरवेंशन हैपेंड, वियतनाम में हैपेंड, कुवैत में हैपेंड, बट आल्सो इन मिडिल ईस्ट दे आल्सो ऑलवेज हैड अ हैंड. नहीं, दे ऑलवेज हैड अ हैंड. इराक में फर्स्ट था, इराक में पहली बार था. इराक में बिकॉज पहले ब्रिटिश एंड द फ्रेंच वेयर प्लेयर्स. ओके, ठीक है. कंसेंसस कैसे बन गया? 1990 है ना दोस्त, 1990 है. गोरबाचेव जी थे. ओके, गोरबाचेव जी थे. और सद्दाम वाज नॉट अ फ्रेंड ऑफ यूएसएसआर. सद्दाम लोथर्ड द कम्युनिस्ट बिकॉज कम्युनिस्ट उसके एनिमीज थे. इराकी कम्युनिस्ट को उसने बांध के पिटवा दिया था. ओके, उनको बहुत टॉर्चर करवाया था. बिकॉज बाथिस पार्टी इज व्हाट? बाथ पार्टी इज नॉट अ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, इट इज अ पैन अरेबिक मूवमेंट. बाथ पार्टी इज अ सोशलिस्ट पैन अरेबिक मूवमेंट. ओके,
सो यूएन कंडेमनेशन आया किससे? रेजोल्यूशन 660 ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसने बोला सद्दाम को, सद्दाम जी आप प्लीज, आप प्लीज इन्वेड, जो इन्वेजन किया उसको वापस लो, और यू गो बैक, ओके यू गो बैक। देन द कोलिशन वाज फॉर्म्ड, यूएनएससी सैंक्शन किया। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने क्या किया, एक मल्टीनेशनल कोलिशन बनाया, बिकॉज कुवैत को रोकना जरूरी था। कुवैत वाज अ मेजर ऑयल सप्लायर। तो अमेरिकन, जो आपको पता है, इट वांट्स टू होल्ड डाउन, इट वांट्स टू होल्ड डाउन ऑन द ऑयल सप्लाईज, बिकॉज उससे क्या होता है, मर्केंटिलिज्म खतरे में आ गया, ग्लोबलाइजेशन खतरे में आ गया, मर्केंटिलिज्म खतरे में आ गया, अगर ऑयल सप्लाईज सिक्योर नहीं है तो। देन दी ऑपरेशन डेजर्ट, डेजर्ट शील्ड जो है वो इनिशिएट हुआ। सऊदी अरेबिया में ट्रूप्स का बिल्डअप हुआ था। तो लॉट ऑफ स्कड मिसाइल्स, स्कड मिसाइल जानते हो ना क्या होता है? स्कड मिसाइल इज अ बेसिकली अ मिसाइल, एक होता है रूडिमेंट्री टाइप का मिसाइल होता है, इस टाइप का, एक ट्रैक्टर से लगा रहता है, ट्रक से। और वो स्कड मिसाइल उसने, सद्दाम ने सऊदी अरेबिया में भी खूब मारे। सऊदी अरेबिया एंड इराक के, दे हैड अ कॉमन बॉर्डर। सद्दाम ने इन्वेजन भी कराया था सऊदी अरेबिया का, और इराकी ट्रूप्स बहुत थोड़े अंदर तक भी आ गए थे, बट दे वर रिपेल्ड बैक आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड बॉम्बिंग। कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया, तो दे वर एबल टू डू इट। सो सऊदी अरेबिया में बिल्डअप हुआ था, इसराइल में भी खूब मारा था। इसराइल में भी लॉट ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड बिकॉज ऑफ दिस स्कड मिसाइल। जो एंड बेसिकली सद्दाम सेड कि अगर मैं डाउन जाऊंगा, इफ आई विल गो डाउन आई विल टेक एवरीवन विद। सो उसने बोला यूज करो, केमिकल वेपन यूज करो, एवरीथिंग यूज अगेंस्ट द अमेरिकans। ओके, I will not both had the competition in competence. Then ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्टेड। ये देखो, ये पैकेज है F-15 एयरक्राफ्ट्स का। F-15 एयरक्राफ्ट विच इज गोइंग, F-15 इज अ एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट, एंड इट इज गोइंग। और ये सारे जो ऑयल ऑयल वेल्स हैं, इट इज ऑन फायर, कुवैती ऑयल वेल्स आर ऑन फायर। तो ये क्या हुआ था, बेसिकली आफ्टर द कोalition एयरफोर्स स्टार्टेड बॉम्बिंग द इराकी पोजिशंस, तो इराकी स्टार्टेड विदड्रॉइंग, इराकीज जो थे वो स्टार्टेड विदड्रॉइंग, और वो कॉन्वॉयज में चलने लगे। डफर थे इतने कि कुवैती रोड्स पे बड़े बड़े कॉन्वॉयज में चलने लगे, और वहां ट्रैफिक जैम हो गया, एंड इट सिटिंग डक फॉर दी कोलिशन एयरफोर्स। तो यहाँ पर जितने भी थे वहां पे ड्रोन से मार रहे हैं, और दे आर स्लेइंग इट विद दिस F-15 का पैकेज जाता था, और पूरे हाईवे पे बॉम्ब गिरा के, और थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स दे यूज्ड टू गेट डिस्ट्रॉयड। तो इराकी फॉलोड, इराकी आर्मी जो है उसको स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का ऑर्डर आया सद्दाम की तरफ से, दैट आप क्या करो, जितने भी कुवैती ऑयल फील्ड्स हैं उनमें आग लगा दो। अगर मेरा नहीं हो सकता, तुम मेरी नहीं हो सकती, तो तुम किसी और की नहीं हो सकती। बेसिकली इराक, सद्दाम सेड टू द ऑयल फील्ड्स ऑफ कुवैत। तो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी में, ये अगर आप पिक्चर देख सकते हो, तो इसमें सारे जो ऑयल फील्ड्स में आग लगे हुए हैं, ये इराकी आर्मी ने जबरदस्ती के लगाए। ओके, एंड उसको बुझाने के लिए द कुवैती शेख्स, the Kuwaiti leadership paid billions and billions of dollars. I think approximately $100 billion का क्या आया था, and the Kuwaitis had to hire Western experts to douse this flame. Okay, then ceasefire हुआ, 686 और 687 यूएन रेजोल्यूशन, और इसमें इराक को लाइबिलिटी देनी पड़ेगी। यूएन ने बोला कि इराक इज द परपेट्रेटर ऑफ दिस वॉर, और उसने वो बोला है जो भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म करना होगा, और यूएन इंस्पेक्टर्स को इराकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में जो सद्दाम बना रहा था उसमें जाना पड़ेगा। ओके, वहां पर उसको एक्सेस देना पड़ेगा। और कर्डिश और शियाइट अपराइजिंग हुआ था आफ्टर द वॉर। द इराकीज, देखो इराकी कितने साल से लड़ रहे थे, 1980 से लेके 1990 तक दे वेयर कंटिन्यूअसली फाइटिंग। पहले ईरान के साथ, उसके बाद कुवैत के साथ, उसके बाद मार खाया उन्होंने यूएन कोलिशन फोर्सेस के साथ। तो वहां पर क्या हुआ कि इंटरनली दे बिकेम वेरी वीक, उन पे सैंक्शंस लग गया, बहुत सारे सैंक्शंस लग गए। तो कर्डिश और शियाइट अपराइजिंग हुआ, द कर्ड्स इन द नॉर्थ एंड द शियाज, दे सॉ कि यार ये सुन्नी सद्दाम जो है, जो इज अ सुन्नी पर्सन, वो कमजोर हो चुका है। वो क्या हो चुका है, वो कमजोर हो चुका है, लेट मी टेक एडवांटेज। लेकिन इट वाज ब्रूटली सप्रेस्ड, हाथ काट दिए गए थे, जीभ काट दी गई थी, एग्जीक्यूशन हुआ था, मैसिव एग्जीक्यूशन। और उसके उसके बदौलत दे वर एबल टू सप्रेस this uprising of the Shiites and the Kurds. आउटकम क्या हुआ, कुवैत वाज लिबरेटेड ऑब्वियसली विद अ कॉस्ट। ऑल द ऑयल वेल्स जो कुवैत का था, इट वाज पुट इन आउट ऑफ एक्शन। सद्दाम का रेजीम लेकिन इंटैक्ट था,
although weakened, Saddam was able to hold on because of his brutality. Then occupation of Iraq was ruled out. Occupation जो था, it was ruled out. ये जो war था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था, so this was basically of the first war जहां पर एक यूएस डोमिनेटेड एक वॉर का, यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड का, वी वर एबल टू सी अ ग्लिम्स कि सऊदी, ये आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर वर्ल्ड कैसा दिखेगा. No country is okay, no country can get by without paying respect to the US overlords. Okay, then this had a precedent for UN backed intervention. इससे पहले United Nations का intervention was always about peacekeeping operations and it was always about ceasefire. पहली बार हुआ था जहां पर फोर्स, ओके, फोर्स जो है यूएनएससी ने सैंक्शन किया था इस लेवल का अगेंस्ट अ, देखो पहले भी फोर्स सैंक्शन हुआ है, लेकिन जो फोर्सेस थे इट वाज मे बी सैंक्शनड अगेंस्ट अ गुरिल्ला बटालियन, मे बी अगेंस्ट अ नॉन स्टेट एक्टर, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जो स्टेट एक्टर है, ओके, उसके अगेंस्ट, ओके, उसके अगेंस्ट उसने इस टाइप का मॉडर्न वॉरफेयर की मैं बात कर रहा हूँ. कोरियन वॉर वाज द फर्स्ट टाइम जहां पर आप कह सकते हो कि यूएन ट्रूप्स जो थे दे वेंट, ओके, बट वो भी था, उसमें भी यूएन ट्रूप्स का जो रोल था, ओके, यूएन ट्रूप्स का जो रोल था दैट वाज वेरी लिमिटेड. मेन फाइटिंग हुई थी वो अमेरिकन ने की थी. ओके, इंडिया से भी गए थे यूएन ट्रूप्स में. इफ यू गाइस रिमेंबर, वी सेंट एन एम्बुलेंस ब्रिगेड, वी सेंट एन एम्बुलेंस ब्रिगेड. ओके, सो यहां पर क्या था, इट वाज अ फुल फ्लेजेड वार्निंग टू अदर कंट्रीज कि यूनाइटेड नेशंस हिचकेगा नहीं मॉडर्न वॉरफेयर यूज करने के लिए. ओके, बेसिकली देन अब हम सेकेंड गल्फ वॉर की बात करते हैं. सो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, व्हाट हैपेंड 9/11 जो हुआ, 9/11 के बाद अमेरिका के मुंह में खून लग गया. बेसिकली अमेरिका जो था उसने अफगानिस्तान इन्वेड किया, तालिबान को हटाया, वहां पर एक नया गवर्नमेंट लेके आए. ओके, अलकायदा के जो मेंबर्स थे उनको दे वर ऑन द रन. सो व्हाट हैपेंड वाज, बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन का जो सैंक्शंस था, ओके, उसमें यूनाइटेड नेशन सैंक्शन ने क्या किया था 13 साल 14 साल में, जब से फर्स्ट वॉर था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 2003 में, सेकेंड गल्फ वॉर. सो बिटवीन द 13 years इराकी इकोनॉमी हैड क्रिपल्ड. इराकी इकोनॉमी ब्लैक मार्केट चल रही थी क्योंकि कोई भी कंट्री इराक के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं था बिकॉज ऑफ द यूएन सैंक्शंस. ओके, देन जो फर्स्ट गल्फ वॉर है, इराक को काफी सीवियर सैंक्शंस हुआ ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विथ यूएन रेजोल्यूशन विच वाज रिलेटेड टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. अब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था कि नहीं था ये किसी को नहीं पता है. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था कि नहीं था ये किसी को नहीं पता है. तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया था, आई टेल यू समथिंग, एक ऑफ द रिकॉर्ड एक ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम था जहां पर इराकीज वेर अलाउड टू सेल ऑयल इन सर्टेन कोटाज फॉर इन रिटर्न फॉर फूड. तो उसमें जो कोटाज था उसमें एक स्कैम हुआ था, बहुत ही भयानक स्कैम हुआ था, एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. इराकीज का जो कोटा था दैट वाज फिक्स्ड एट सपोज एक्स बैरल, इतने तेल ही बेच सकते हो और इतना खाना ले सकते हो. हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय नटवर सिंह, ओके, के नटवर सिंह आई थिंक वाज द फॉरेन मिनिस्टर दैट टाइम. और नटवर सिंह वाज caught, okay, Netwar Singh was caught in this oil for food scam and he had to resign. उन्होंने क्या किया था, कोटा बढ़ा के, और he was accepting more cash, he accepted cash from Iraq एंड इराक से उन्होंने कैश लिया था. एंड ये पता चल गया कि कोटा बढ़ाने के लिए द इराकीज वांटेड टू सेल मोर ऑयल, तो उन्होंने क्या किया, नटवर सिंह को, हु वाज द फॉरेन मिनिस्टर बैक देन ऑफ इंडिया, उनको कैश दिया था और उसके वजह से जो इंडिया का कोटा था इराक से ऑयल लेने का दैट वाज इंक्रीज सब्सटैंशियली. सो ये चीज यूएन इन्वेस्टिगेशन में पता चली एंड नटवर सिंह हैड टू रिजाइन. तो ये इंडिया का रोल था. और अगर आप देखोगे तो उसके बाद क्या हुआ, सो weapons of mass destruction, so, there were lot of hawks, there were a lot of hawks. मैंने पहले बताया 9/11 के बाद जब वो ट्विन टावर्स डेमोलिश किए गए, उसके बाद अमेरिका जो था वो एक तरीके से रैम्पेज पे था. अमेरिका जो था वो रैम्पेज पे था. सो हॉक्स थे काफी ज्यादा. तो जितने भी डब्स थे, डब्स मतलब समझते हो, हु एडवोकेट पीस, हु एडवोकेट पीस, तो डब्स जो थे,
डब्स जो थे वो टेक्निकली दे सेड कि यार अब लड़ाई नहीं करते, लेकिन दे वर ओवर पावर्ड बाय दी हॉक्स इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। उस समय जॉर्ज बुश था, ही वाज अ वॉर बेसिकली अ हॉक, अ वॉर मॉन्गर आप कह सकते हो। लिख सकते हो, नहीं नटवर सिंह मत लिखना, यू जस्ट राइट ऑयल फॉर फूड स्कैम इन विच प्रोमिनेंट नेम्स, इन दी ऑयल फॉर फूड स्कैम द प्रोमिनेंट नेम्स वेर कॉट। ये मत लिखना कि कांग्रेस की सरकार थी और नटवर सिंह जी पकड़े गए, ऐसा नहीं लिखना। सो उसमें एक हॉक था जिसका नाम था डिक शेनी। ओके, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड डिक शेनी एंड ही वाज अ प्रॉपर वॉर मॉन्गर। तो डिक शेनी जो था, ही बेसिकली एडवाइज बुश। ओके, उसने क्या किया, जॉर्ज बुश को एडवाइस किया कि आप इन्वेड करिए। ओके, यस, और उसने बोला कि बिल्कुल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। सो इन्वेजन स्टार्टेड। यूएस और यूके ने क्लेम किया कि भाई सद्दाम हुसैन के पास है WMD। सद्दाम सेड भाई नहीं है, हम तो ऐसे ही बैंकरप्ट है, खाने के लाले हैं, हम कहाँ से बनाएंगे ये। ओके, वी डू नॉट हैव समथिंग टू ईट, हाउ द हेल वी आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब। देन 9/11 अटैक जो था, इराक का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी कंसर्न्स थे कि अगर एक सेमाई टेररिस्ट स्टेट मानते थे इराक को, रोग स्टेट, बेसिकली रोग स्टेट मानते थे, अगर उसके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। देन जो रेजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मिलिट्री एक्शन के लिए रेजोल्यूशन 1441 किया एंड इट वार्नड ऑफ सीरियस कंसिक्वेंसेस अगर इराक अपने WMD विच वी डू नॉट नो एग्जिस्टेड और नॉट, मतलब ऐसा होगा कि मैं आपको अक्यूज करूं कि भाई तुमने मेरा ना पेन लिया है, और अगर तुम पेन वापस नहीं करोगे तो मैं जान मार दूंगा तुम्हारी, और तुम्हारे पास पेन है ही नहीं। सो दिस माइट बी द रीजन। और आज के डेट में 2023 में हमें क्या पता है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट डिड नॉट एग्जिस्ट। अब अगर तुम सद्दाम को बोलोगे कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन गिव अप करो, WMD गिव अप करो, उसके पास है ही नहीं, तो वो कहां से कंप्लाई करेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा पेन वापस करो नहीं तो बहुत मारूंगा, और आपके पास पेन है ही नहीं, तो मैं आपको ऐसे भी मारूंगा, बिकॉज आई हैव सेड दिस थिंग, आई हैव पुट अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज कंडीशनड ऑन यू हैविंग माय पेन। उसी तरीके से जब WMD है ही नहीं, जब WMD है ही नहीं तो यू नो हाउ हाउ कैन इट हैपन? देन यूनाइटेड नेशंस ने फिर भी मैंडेट नहीं दिया। यूएन सेड कि अब वॉर मत करो, एंड इराक वॉर से पहले द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट in history of humankind, there was one of the largest protest in the history of humankind, an anti-war protest, human history का largest protest था, when synchronized way में, sync में, millions of people around the world, okay, millions of people around the world, inspection हुआ था दोस्त, inspection हुआ था, और उनको कुछ नहीं मिला था, लेकिन फिर भी बोला गया कि WMD है। millions of people around the world, they came together on a single day. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, सारे जगह पे लोग आए, मिलियंस ऑफ पीपल, एंड से दे सेड नो टू वॉर इन इराक। यूनाइटेड नेशंस ने भी मना कर दिया था, यूनाइटेड नेशंस ने भी मना कर दिया कि भाई हम इसको, वी आर नॉट गोइंग टू सैंक्शन दिस थिंग, यू आर ऑन योर ओन। तो यूएस ने बोला, कोलिशन ऑफ विलिंग बनाया, जिसमें यूएस, यूके, जापान, पोलैंड, all these countries they came together who were, you know, NATO के basically जो NATO के allies थे, they came together and they started the invasion. Then massive bombing, you will not believe the scope of bombing that happened. आज मान लो कल को अगर इंडिया का भी इन्वेजन होता है तो हमें इराक को देखना होगा, सीखना होगा what will happen before a US invasion, because entire Iraqi skyline, major cities of Baghdad, Basra, मेजर सिटीज जितने भी थे उनके इराक के, they they were booming with the sounds of bombs. Millions of tons of bombs were dropped before the invasion started, और इतने दिन तक चलता रहा, 15 से 20 दिन तक सिर्फ बॉम्बिंग चलती रही इराकी टारगेट्स की। एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन फ्यूचर इफ इंडिया वेयर टू गेट इन्वेडेड। April 9th
April 9, US forces entered Baghdad. March 20 को they started the invasion. Within 1 month, इराकी जो आर्मी थी, they were very depleted. उनके पास proper machinery नहीं थी because of the sanctions. So they got okay. और plus US had the technological and the numerical superiority. और जो basically जो आपका इराकी आर्मी है, it capitulated. Saddam Hussein was captured in this shabby state from basically a hole. एक होल के नीचे में एक बेडरूम बनाया हुआ था उसने, सेफ हाउस टाइप का, और उसमें रशिया ने कुछ नहीं किया. रशिया एट दैट टाइम वाज हैड इट्स ओन चैलेंजेस. ओके, और उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया. ओके, एंड ही सेड his famous words were, last words were, I spit on you. Okay, Allahu Akbar, I spit on you, Allahu Akbar, shame on you, Allahu Akbar. The Iraqi judge who said, and he said, Saddam Hussein, आप खड़े हो जाएं, आपको सजा सुनाई जाएगी. And he said, मैं बैठा हुआ हूँ, बैठूंगा. Okay, and he was defiant in his last step. Not romanticizing Saddam, but that this is something which happened to a person who did not had the weapons of mass destruction. And he said, and वो बैठा रहा, उसको खड़ा जबरदस्ती करवाया गया. And he said that आपको मौत की सजाए मौत सुनाई जाती है. You are now sentenced to death. And he started shouting, shame on you, Allahu Akbar, shame on you, Allahu Akbar. Okay, उसके बाद क्या हुआ? सद्दाम था तो वो इंसर्जेंसी को और टेररिज्म को कंट्रोल में रखे हुए था. इंसर्जेंसी और टेररिज्म को कंट्रोल में रखे हुए था. तो जो सुन्नीस थे, नाउ दे थॉट, द सुन्नीज ऑफ इराक थॉट कि भाई मेरा जो लीडर है, सद्दाम वाज माय लीडर. तो एक बैलेंस था, शिया मेजॉरिटी, सुन्नी लीडरशिप. शिया मेजॉरिटी वाज द पॉपुलेशन एंड सुन्नी लीडरशिप वाज देयर. तो सुन्नीज वेयर मोर और लेस सबड्यूड. दे थॉट कि यार मेरा ही बंदा लीडर है तो मुझे क्या होगा. बट नाउ द सुन्नीज हैड दिस एंजाइटी, द सुन्नीज ऑफ इराक नाउ हैड दिस एंजाइटी कि मैं शिया डोमिनेंस के अंदर कैसे रहूंगा. तो दे स्टार्टेड द इंसर्जेंसी. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन बना इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या आइसिल, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट. लेवांट इज द रीजन ऑफ सीरिया और इराक. ओके, उसको लेवांट बोलते हैं. So the insurgency started. A lot of Baath Party member, former Baath Party member and former Iraqi soldiers also picked up arms after Saddam was executed against the Americans and the American forces. Bombings काफी ज्यादा हुए और काफी ज्यादा issue हुआ. Then there was this Abu Ghraib prison scandal. तो Abu Ghraib prison जो था, वहां पर photos आए, पिक्चर्स आए, जहां पर इराकी सिविलियंस और इराकी मिलिट्री कैप्चर्ड प्रिजनर्स ऑफ वॉर को टॉर्चर किया जा रहा है. उनको चाइनीज वाटर टॉर्चर मेथड, और उनको बहुत मारा जा रहा है, और इस टाइप की चीजें वहां पर आई थी. सो दिस लेड टू इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म. ओके, और उनको चोक किया जाता था, बेसिकली पॉलिथिन लगा के चोक किया जाता था टिल दे यूज्ड टू पास आउट, द इराकीज. देन यूएस ट्रूप्स जो है अचानक से 2007 में टू फाइट द इंसर्जेंसी, पोस्ट सद्दाम एग्जीक्यूशन इंसर्जेंसी स्टार्टेड. तो यूएस ट्रूप्स का जो लेवल है वो बढ़ गया. एंड देन धीरे धीरे करके उनका क्या हुआ, यूएस ने बोला कि हम न्यू इराकी रिपब्लिक की जो आर्मी है उसको ट्रेन करेंगे और यूएस ट्रूप्स निकल जाएगा. एंड द इराकीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सिक्योरिटी. फिर लास्ट यूएस ट्रूप्स जो था, दे लेफ्ट इराक ऑन December 18, 2011. आउटकम क्या था? आफ्टर सद्दाम वाज एग्जीक्यूटेड, द सर्च फॉर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला ही नहीं. देन पॉलिटिकल चेंजेस आए. इराक जो था वो बाथिस्ट डिक्टेटरशिप से चेंज होके, बाथ पार्टी का मेंबर था सद्दाम. बाथ पार्टी वाज अ पैन अरबिक मूवमेंट. वहां से चेंज होके एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बन गया, विच वाज अ वेरी वीक रिपब्लिक. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में? इट इज एट द मर्सी ऑफ वॉर लॉर्ड्स एंड क्लर्जी. वॉर लॉर्ड्स और मौलानास जो है बेसिकली उनके मर्सी पे. देन कंटिन्यूड अनरेस्ट अभी भी चल रहा है. आइसिस जो है वो वहीं से निकला है. दिस एंजाइटी ऑफ द सुन्नीज, दैट ओके आई एम इन द अंडर द लीडरशिप ऑफ, नाउ आई एम एट द मर्सी ऑफ द शियाज. पहले सुन्नी लीडरशिप था तो मैं दो वेर ओके फाइन विद इट, दैट ओके शिया मेजोरिटी है, दैट इज फाइन, बट मेरा बंदा है लीडरशिप में. सो ये बहुत ही एक मेजर कंट्रोवर्सी है. दिस इज अ वेरी वेरी मेजर कंट्रोवर्सी इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी. क्रिटिसाइज आज भी. ओवर 10 लाख इराकीज वेयर किल्ड इन दिस वॉर. सेकेंड गल्फ वॉर जो है उसमें 10 लाख इराकीज वेयर किल्ड. इराक वाज मेड अ मेस. टोटली इराक का मेस बना दिया उन्होंने. और आज के डेट में बॉम्बिंग्स होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज हैपन इन इराक, व्हिच वाज अनहर्ड ऑफ
which was unheard of in the past. There was regional implication as well. एक power vacuum बना. Saddam, was a force to reckon with. अब उसके जगह एक power vacuum बना. Okay, then humanitarian cost भी है. Over a million civilians were killed. 10 लाख से ज्यादा in the drone strikes and the American, infantry strikes. Over a million Iraqis were killed. Okay. उसके बाद क्या हुआ? When the US people left, the United States troops left in 2011, the Iraqis were not ready. And उनको क्या हुआ? ISIL ने बहुत दूर तक ढकेल दिया था. They lost a city called Mosul. They lost a city called Mosul. The ISIL people were able to capture the town of Mosul, which is a very big town. और उसको कैप्चर कर लिया उन्होंने. और बगदाद से कुछ किलोमीटर ही दूर थे. बगदाद से कुछ किलोमीटर ही दूर थे आइसिल वाले. एंड बैटल ऑफ मोसुल जो था वो बेसिकली इट वाज अ कैटास्ट्रोफ. बट देन द अमेरिकन्स, ओके, दे स्टार्टेड हेल्पिंग द इराकीज. उनको रीग्रुप करवाया एंड द इराकीज वेर एबल टू पुश बैक. और आज के डेट में आइसिस जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया. उसके बारे में भी पढ़ेंगे. एनी क्वेश्चंस अबाउट द गल्फ वॉर दैट यू गाइस हैव? एनी क्वेश्चंस अबाउट द गल्फ वॉर दैट यू गाइस माइट हैव? ओके, अगर ये देखोगे राइज एंड फॉल ऑफ आइसिल जल्दी से कर लेते हैं या इसको छोड़ देते हैं? क्या बोलते हो? कल कर लेते हैं, ठीक है? वी कैन डू इट टुमारो एज वेल.